हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है बेटा? दास, गुलामी। अब इसका खात्मा कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हुआ? वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। ये जो जैकोबिन शासन था, उन्होंने जो एक समाज सुधार के कुछ काम किए, उनमें से एक मेन काम उनका था कि उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था। The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers. ये मेन जो कॉलोनीज़ के नाम है, ये क्या सप्लाई करते थे? कॉमोडिटीज सच एज tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. लोगों की रुचि नहीं थी यूरोपियंस की ताकि वो दूर जाकर काम करें, और वो अनफैमिलियर थे लैंड से। इस वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पाई जा रही थी लेबर की प्लांटेशंस के लिए। सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। यहाँ से बिगिन होता है। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स और नैंडेस। ये पोर्ट एरियाज़ थे जहाँ से इनको जो स्लेव थे इनका व्यापार होता था। द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉड स्लेव्स। यहाँ से जो लोकल चिफ्टन थे वो स्लेव्स को, गुलामों को खरीदते थे। ब्रांडेड एंड शेकल्स द स्लेव्स वर पैक्ड। यहाँ पे क्या किया जाता था? स्लेव्स को पैक कर दिया जाता था टाइटली इनटू शिप फॉर अ 3 month लॉन्ग वॉकेज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। 3 महीने की उन्हें फिक्स यात्रा मतलब बंद करनी पड़ती थी। कहाँ से? अटलांटिक से लेकर कैरेबियन तक। देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। वहाँ से उनको क्या होता था कि प्लांटेशन ओनर्स जो होते थे वो खरीद लेते थे। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप। जो प्लांटेशंस की सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड थी उसके लिए इन्हें लेबर की ज़रूरत थी, तो ये इसका शोषण करके ही इसकी मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा सकता था। डिमांड किसकी थी? शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिको की। Port cities like Bordicus and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। और ये लोग क्या कर रहे थे? जहाँ पर हम बॉर्डिस और इनकी बात कर रहे हैं, ये भी अपने खुद की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज़ को सबसे ज़्यादा वो कर रहे थे। ये दास व्यापार करके ही समृद्ध बना रहे थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेव इन फ्रांस। 18th सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पर लंबी बहस होती है कि एक पर्सन के राइट्स को लेकर कि कैसे होने चाहिए, कैसे प्रजा को राइट्स प्रदान होने चाहिए फ्रांस के अंदर। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन इस पर क्या होता है कि कोई भी ऐसा कानून पास नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी व्यापारी लोग थे उन्हें इन लोगों को डर था कि नेशनल असेंबली में अगर कोई ऐसा कानून पास होता है तो जो हमारी इनकम है वो सिर्फ स्लेव ट्रेड पर ही टिकी हुई है। It was finally the convention which is 1794 legislated to free all slave trade in the French overseas possession। लेकिन फिर भी 1794 के कन्वेंशन में सभी दासों को मुक्ति का जो लॉ था वो पास होता है। This however turned out to be short term measures। 10 year later ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका कानून, और जैसे ही नेपोलियंस आते हैं, नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितने भी बगान के मालिक थे उनको अपने आर्थिक हित साधने थे, बस सिर्फ वो अपना इकोनॉमिक वैल्यूज़ देख रहे थे। उन्होंने अफ्रीकी नीग्रोज़ को गुलाम बना लिया और उनकी स्वतंत्रता ख़त्म कर दी। फाइनली जो है स्लेवरी वो कब ख़त्म होती है?
फ्रांस की कॉलोनीज़ में 1848 के अंदर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि कैसा रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ कैसी थी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। लोगों का पहनावा, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें, रोज़ जो बोली जाती थी भाषा, क्या राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो इसे बदल सकती है। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी such changes in the life of women, man and children। 1789 के अंदर लोगों में बहुत से बदलाव पाए गए, किनमें, मैंस में, विमेंस में और बच्चों में। The revolutionary government took it upon themselves to pass law। अब जितनी भी ये सरकारें थी इन्हें कानून बना रही थी। That would translate the ideal of liberty, कैसे फ्रीडम होगी, इक्वलिटी कैसी होगी डे टू डे लाइफ के अंदर लोगों की। One important law that come into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789। जब 1789 की समर के बीच में बस्टाइल को जब ख़त्म कर दिया गया, जेल को तोड़ दिया, वो एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, वहाँ पर सेंसरशिप को समाप्त कर दिया जाता है। इन द ओल्ड टाइम ओल्ड रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी published or performed only after they had been approved by the censor of the king। अब ये चीज़ें तभी परफॉर्म हो पाएंगी जब इसे कौन अप्रूव करेगा, राजा अप्रूव करेगा। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। लेकिन क्या बात की गई थी कि जो लोगों के अधिकार हैं वो एक नेचुरल राइट रहेंगे, उनको पैदा होते से मिलेंगे। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस। अब न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स कैसे थे, जैसे फ्लड की तरह बह रहे थे फ्रांस में। एंड वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, और गाँव में भी पहुँच रहे थे। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, की कैसे बदलाव आए हैं फ्रांस में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन द रिपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस रहती है, जिसे सेंसरशिप कहते हैं, उसमें आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, पोज कर सकते हो किसी बात को। Each side sought to convince the other to its position through the medium of print। आप इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग के मीडियम से आप अपनी बात रखते हैं। प्लेस, सॉन्ग, फेस्टिव पोजेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो गाने हैं, कविताएं हैं, ये क्या करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोग इसे देखने जाते हैं। दिस वॉज वन वे टू they could grab and identify with ideas such as liberty, की कैसे फ्रीडम है, कैसे जस्टिस होगा। पॉलिटिकल फिलोसफर ने इसके बारे में लिखा है। wrote about a length in text which only a handful of educated people could read। ये सब जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसे कौन समझ सकते हैं, सिर्फ विद्वान या जो लोग पढ़े लिखे हैं वही इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्लूज़न। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की बात की गई है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो लुइस 16 का था, उसके बाद रॉबस्फेयर का रहा और लास्ट नेपोलियन बोनापार्ट है। इन 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्राउन कर लिया, एम्परर बना दिया। कहाँ का घोषित किया, फ्रांस का। ही सेट आउट टू कनकर नेबरिंग, उसने नेबरिंग कंट्रीज़ पर रूल करना स्टार्ट, फटाफट से उन पे आक्रमण करना और रूल करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो भी जीतता था वहाँ पर क्या करता था, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेट कर देता था। नेपोलियन सॉ हिज रूल एज अ मॉडर्नाइज, वो क्या समझ रहा था कि वो उनके लिए एक आधुनिक चीज़ें लेकर आ रहा है, यूरोप के अंदर जितने चेंजेस आएंगे वो लाएगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, उसने कुछ लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट का सिस्टम बेटा वहाँ पर इक्वल नहीं था, उसको उसने सेट किया। डेसिमल सिस्टम लाया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, लोग समझ रहे थे कि ये हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम भी लेकर आएगा, ये फ्रीडम ला रहा है हमारे लिए। बट सून द नेपोलिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज अ इन्वेडिंग फोर्स, उसे लगने लगा कि ये तो हमारे लिए एक आक्रमणकारी है। लोग अब उससे खुश नहीं थे, लोगों का जो वेलकम था वो धीरे धीरे नफ़रत में बदल रहा था। ही वॉज फाइनली डिफीटेड। इसका टाइम कितना रहा है, 1804 से 1815 तक। 1815 के अंदर ये वाटरलू में डिफीट हो गया था। Many of his measures that carried his revolutionary ideas of liberty and modern laws
to other parts of Europe has an impact on people long after Napoleon had left. नेपोलियन के जाने के बाद भी उसके जो आइडियाज़ थे उसको बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने फॉलो किया और उसका जो ड्रामेटिक वे रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर उसको आज भी याद किया जाता है। और इन आइडियाज़ से सबसे ज़्यादा जो सीखा है वो किसने सीखा है? वो हमारे दो इसके एग्जाम्पल रहते हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ये दो इंडिविजुअल्स हैं हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व दिया जो भी फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज हुई हैं। इनके लिए कहा जाता है कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो ये रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, ये फ्रांस में उपजे विचारों से इन्होंने बहुत सी प्रेरणा लेने वाले ये दो सबसे ज़्यादा मेन एग्जाम्पल रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।